क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे जेफ बेजोस, वॉरेन बफे की नेटवर्थ एकदम बढ़ जाती है और कभी एकदम कम हो जाती है? फोर्ब्स की बिलियनियर्स लिस्ट में कभी मुकेश अंबानी नीचे चले जाते हैं तो कभी एकदम ऊपर। क्या सच में इन लोगों के पास इतना बैंक बैलेंस होता है या कोई इनसे भी ज्यादा अमीर है इस दुनिया में जिसकी गिनती फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग्स में नहीं होती? हे एवरीवन, दिस इज विजय निहाल चंदानी, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट फॉर हॉस्पिटैलिटी एंड ई-कॉमर्स इंडस्ट्री एंड फाउंडर ऑफ ट्रेवेनिटीज। वेलकम बैक टू फोर्ब्स बिलियनियर्स सीरीज। आज इस वीडियो में मैं आपको 3 टाइप्स के बिलियनियर्स बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि असली बिलियनियर्स कौन है इस दुनिया के। बट उससे पहले ये समझते हैं कि नेटवर्थ क्या होता है। नेटवर्थ का मतलब होता है टोटल कैश प्लस टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। सो दैट सिंपली मीन्स कि आपके पास कितने पैसे हैं कैश में प्लस आपके टोटल एसेट्स जैसे घर, प्रॉपर्टी, स्टॉक्स माइनस लाइबिलिटीज जो आपके ऊपर लोन्स हैं, क्रेडिटर्स हैं या फिर किसी को पैसे देने, इन सबको एसेट्स में से माइनस कर दो तो उसे नेटवर्थ कहते हैं। इन सारे फोर्ब्स के बिलियनियर्स की नेटवर्थ निकालना इतना आसान इसलिए है क्योंकि इन लोगों की नेटवर्थ इनकी कंपनी से जुड़ी हुई है। फर्स्ट है पेपर बिलियनियर्स। अब जैसे मैं जेफ बेजोस की बात करूं तो उनकी नेटवर्थ अमेजन के स्टॉक्स पर जुड़ी हुई है। जैसे अमेजन के शेयर्स में उनकी 11.5% की हिस्सेदारी है। मतलब अमेजन के 50 करोड़ शेयर्स में जेफ बेजोस के पास 5.5 करोड़ शेयर्स है और अमेजन के एक शेयर की प्राइस लगभग 2.25 लाख है। सो इसी तरह अगर आप 5.5 करोड़ को 2.25 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 12.25 लाख करोड़ होगा और ये इनकी पर्सनल नेटवर्थ हुई। और इसी तरह आप पूरी कंपनी की नेटवर्थ भी निकाल सकते हो और इसी तरह उनके बाकी के एसेट्स को भी आप जोड़ लोगे तो उनकी नेटवर्थ आएगी लगभग 13 लाख करोड़। जेफ बेजोस आज और भी अमीर होते अगर उनका डिवोर्स नहीं होता तो। डिवोर्स होने के कारण उनका 25% शेयर मैकेंजी बेजोस को चला गया, नहीं तो अभी उनकी 15 लाख करोड़ से भी ज्यादा की नेटवर्थ होती। और इसी तरह आप किसी भी बिलियनियर्स की नेटवर्थ निकाल सकते हो क्योंकि हर बिलियनियर की नेटवर्थ उसकी कंपनी पर डिपेंड करती है। तो ये सारे शेयर्स कुछ इस तरह से काम करते हैं। अब जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो लोग उस कंपनी में और ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और उस कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। जैसे अभी आपने टेस्ला का सुना होगा, वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और इसी तरह रिलायंस, अमेजन और भी कंपनीज है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उनके स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। और इसी तरह आप भी किसी कंपनी का डिटेल्ड बैकग्राउंड जानकर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे टेस्ला के एक शेयर की वैल्यू मार्च 18 को सिर्फ 5,000 रुपए थी और उसी की आज वैल्यू 62,000 है। मतलब टेस्ला में उस वक्त अगर आपने सिर्फ टेस्ला कार खरीदने की जगह उनके 1200 शेयर्स जो कि 60 लाख के थे वो खरीद लिए होते तो आज आपके पास 7.5 करोड़ हो जाते और शायद जितने में 12 टेस्ला कार्स आ जाती। तो सोचिए, एलॉन मस्क के टेस्ला में 38 मिलियन शेयर्स हैं और इसी कारण से वो 2021 में ऑलमोस्ट दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए। तो सिंपल सा फंड है, कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है, खराब परफॉर्म करती है तो लोग उनके शेयर्स बेचने लगते हैं और इसी कारण उनके शेयर की वैल्यू गिर जाती है। सो अगर शेयर्स बेचने से ज्यादा खरीदे जा रहे हो तो शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है, पर अगर शेयर ज्यादा बेचे जा रहे हो और खरीदे ना जा रहे हो तो शेयर की वैल्यू गिर जाती है। इसी वजह से न्यूज आती है कि जेफ बेजोस की $13 बिलियन की नेटवर्थ बढ़ गई और कभी $8 बिलियन की गिर गई। पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूँ, अगर किसी दिन जेफ बेजोस ऐसा सोच लें कि चलो ये कंपनी में मेरे जितने भी शेयर्स हैं सब बेच के मैं मेरे 13 लाख करोड़ बैंक में डाल देता हूँ या अब बस बहुत हो गया, टाटा बाय बाय कर लेता हूँ, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर वो थोड़े से भी अपने शेयर्स सेल करेंगे तो अमेजन के स्टॉक्स की वैल्यू गिरने लगेगी और ज़्यादा स्टॉक्स अवेलेबल हो जाने के कारण अमेजन के बाकी इन्वेस्टर्स में पैनिक हो जाएगा और फिर वो लोग भी अपने शेयर्स बेचेंगे और इसी तरह अमेजन के शेयर्स गिर जाएंगे और कंपनी ऑलमोस्ट क्लोजिंग पे आ जाएगी। पर जेफ बेजोस कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे। तो अब आप ऐसा समझिए कि जेफ बेजोस की जितनी भी संपत्ति है वो सब पेपर पे है और अपनी सारी संपत्ति को कैश में नहीं बदल सकते चाहकर भी। हाँ, वो ये जरूर कर सकते हैं कि हर साल अपने थोड़े थोड़े शेयर्स बेच सकते हैं 1-2 बिलियन डॉलर्स के लिए, जिससे वो अपनी लाइफस्टाइल और अदर कंपनीज भी मैनेज कर सकते हैं और ये थोड़ा थोड़ा करके ही शेयर्स बेच सकते हैं, जिसके कारण अमेजन के शेयर्स की प्राइस ज़्यादा नहीं गिरेगी और उससे लोग पैनिक भी नहीं होंगे। और ये सेम प्रोसेस हर एक बिलियनियर्स की लाइफ में अप्लाई होती है और ये जितने भी बिलियनियर्स हैं ये सब इनकी पेपर्स पे जायदाद है और संपत्ति है, हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये सब बिलियनियर्स दिखाने के बिलियनियर्स हैं जिनको वो असली पैसों में चाहकर भी कन्वर्ट नहीं कर सकते और देखा जाए तो ये रियल बिलियनियर्स नहीं है। सेकंड है बेटर देन पेपर बिलियनियर्स। जैसे बिल गेट्स या वॉरेन बफे, ये दोनों भी फोर्ब्स के टॉप 10 बिलियनियर्स में आते हैं पर इनकी नेटवर्थ एक कंपनी से जुड़ी नहीं है। जैसे बिल गेट्स रिटायर हो चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट से और वो अपना सारा शेयर बेच चुके हैं और अब सिर्फ उनके पास माइक्रोसॉफ्ट का 1% हिस्सा ही बचा है
और ये शेयर्स बेच के वो डोनेट कर देते हैं या कभी डाइवर्सिफाई कर देते हैं, मतलब और दूसरी कंपनीज में शेयर्स खरीद रहे हैं। और इवन अगर मैं वॉरेन बफे की भी बात करूं तो उनकी कंपनी से ज़्यादा उनके एप्पल के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो इन दोनों ने कई सारी कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है और उन्हें कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो ये बिना ज़्यादा मुश्किल के ये इनके शेयर्स पैसे में बदल सकते हैं, क्योंकि इनका पैसा कई कंपनीज में लगा हुआ है और ये जहाँ चाहे वहाँ शेयर्स बेच के पैसे निकाल सकते हैं। और चूंकि इनकी खुद की कंपनी नहीं है तो शेयर्स गिरने का भी डर नहीं है। तो देखा जाए तो ये इलॉन मस्क और जेफ बेजोस से भी बेटर बिलियनियर्स हैं, पर ये भी टॉप लेवल के बिलियनियर्स नहीं हैं। असल में इनसे भी ज़्यादा नेटवर्थ वाले बिलियनियर्स हैं इस दुनिया में जो अपनी संपत्ति की जानकारी पब्लिक नहीं करते, पर असल में उनके पास अथाह संपत्ति है। थर्ड है ट्रू बिलियनियर्स। ये वो लोग हैं जो राजशाही परिवार से हैं और कई देशों पर राज कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय से राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हो, या आप ऐसा समझ लीजिए जो कंपनी नहीं पूरा देश चलाते हो। जैसे पुतिन के बारे में कहा जाता है कि वो असल में एक ट्रिलियनियर है, पर उनकी नेटवर्क का हिसाब लगाना बड़ा मुश्किल है और इसलिए इनकी गिनती फोर्ब्स में नहीं होती। और इसी तरह सऊदी के शेख और भी कई लोग हैं जो अपनी संपत्ति नहीं बताते और वो होते हैं असली बिलियनियर्स, और वो फोर्ब्स की लिस्ट में नहीं आते। हम लोग भले ही फर्स्ट एंड थर्ड टाइप के बिलियनियर्स तो शायद नहीं बन सकते, बट हाँ बेटर देन पेपर बिलियनियर्स बन सकते हैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके। ये लगता थोड़ा रिस्की है, बट मैंने भी मार्च 20 में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और रियलाइज़ करा ये बिटकॉइंस की तरह रिस्की नहीं है, क्योंकि बिटकॉइंस को कौन कंट्रोल कर रहा है वो पता नहीं लगता। बट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना एक ट्रस्टवर्दी है, क्योंकि इनके पीछे वो कंपनीज हैं जो कई सालों से काम कर रही हैं, जिसका अगर आप पास्ट का नॉलेज ले लो और थोड़ा सा फ्यूचर अजम करो तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। और कभी भी आप इन्वेस्ट करें तो शॉर्ट टर्म पे ना इन्वेस्ट करें, हमेशा लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट करें। आप भी एक स्टेप लीजिए, एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। मैंने अपस्टॉक्स ऐप यूज़ करके इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, क्योंकि एक टाटा का ऐप है, बहुत ट्रस्टेड है, ईजी टू यूज़ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे मेरा डीमेट अकाउंट ओपन करने में कोई चार्जेस नहीं लगे और फर्स्ट मंथ इन्वेस्ट करने में कोई ब्रोकरेज फी भी नहीं देनी पड़ी। आप भी इस ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने मेरी रेफरल लिंक मेरे बायो में डाल दी है। अगर आप मेरी रेफरल लिंक यूज़ करके अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने में कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, प्लस 1 मंथ का ब्रोकरेज फी का भी कोई पैसा नहीं लगेगा। इन्वेस्ट कीजिए, खुद के लिए नहीं तो आपके फ्यूचर के लिए। आप 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं एंड ट्रस्ट मी, इट विल बी द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। और हाँ, मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही है वॉरेन बफे के ऊपर और उस वीडियो में मैं आपको उनकी एक एक इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा कि वो क्या एनालाइज करते हैं इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी कंपनी में, ताकि आपके लिए और भी ईजी हो जाए इन्वेस्टमेंट करना। तो आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी फ्यूचर अपडेट्स मिस ना हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, ताकि वो भी समझें कि सेविंग से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करना कितना ज़रूरी है और वो भी फिर एक बेटर देन पेपर बिलियनियर बन पाए। धन्यवाद।